Standard 10, Science and Technology, Part 1. Dear students, in this video, we are going to start the third chapter of our Science 1, Chemical Reactions and Equations. Chemical Reactions and Equations. ये लेसन में हम कवर करने वाले चीज़ें क्या क्या है देखते हैं. केमिकल रिएक्शन के बारे में, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करना है, रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को किस तरह लिखना है, इसका रूल्स एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. What are the types of molecules of elements and compounds? What is meant by valency of elements? What is the requirement for writing molecular formulae of different compounds? How are the molecular formulae of the compounds written? These are the questions taken from the portion which you have already studied. आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ में से निकाला हुआ पोर्शन क्वेश्चन सही है. तो इन क्वेश्चन का आंसर अगर हम ढूंढोगे तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स वगैरह, एलिमेंट्स का टाइप्स क्या क्या होता है, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड, बराबर. और कंपाउंड का भी टाइप्स हमने देखा है. आयनिक कंपाउंड और कोवालेंट कंपाउंड हमने स्टडी किया. ओके, वैलेंसी क्या होता है एलिमेंट्स का? जब रिएक्शन के टाइम पे एटम कितना इलेक्ट्रॉन को लेता है या देता है या फिर शेयर करते हैं. हम ऑलरेडी जानते हैं कि एटम्स रिएक्शन करने का रीज़न है कि उसके आउटर मोस्ट लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करना है. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सपोज समझो ये एटम के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन से, तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो किसी दूसरे एटम से 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे. तो 1 इलेक्ट्रॉन उसने लिया, दैट मीन्स द वैलेंसी ऑफ दैट एटम इज़ 1. सपोज एक एटम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन से और उसको 8 कंप्लीट करना है, पर वो 8 कंप्लीट करने के लिए उसे कोई 6 इलेक्ट्रॉन्स कोई देगा नहीं. तो क्या करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे, दूसरे कोई एटम को जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो वहाँ पर वो वैलेंसी हो गया 2. सो इस तरह कोई भी एटम रिएक्शन के वक्त कितने इलेक्ट्रॉन को देता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे से लेता है, वो भी नहीं है तो कितने इलेक्ट्रॉन को दूसरे के साथ शेयर करता है. शेयर करना मतलब वो खुद भी यूज़ करता है और दूसरे को भी उसमें से यूज़ करने देता है. तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे वैलेंसी कहते हैं. और वैलेंसी के अलावा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होता है. आखिरी शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक एटम का आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, पर वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा. तो 1 इज़ द वैलेंसी, बट 7 इज़ द वैलेंस, इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि what is the requirement for writing molecular formulae of different compounds? How are the molecular formulae of the compounds written? ये भी हमने लास्ट ईयर देख चुके हैं कि एक कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला कैसा लिखना है. फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बन गया. ओके, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? जो एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट किया, दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसका केमिकल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. ओके, सिंबल, मेनली फॉर्मूला नहीं, सिंबल. हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, वो हमें पता होना चाहिए. और हाइड्रोजन का वैलेंसी और ऑक्सीजन का वैलेंसी, ये दोनों में फाइंड आउट हमें पता होना चाहिए. अभी हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है. तो ऑक्सीजन का वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे डालेंगे, हाइड्रोजन का वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे, और 1 तो हम कभी लिखते नहीं हैं. तो फॉर्मूला बन गया, केमिकल फॉर्मूला बन गया H2O. तो इस तरह कोई भी कंपाउंड का हम केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं. तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें एलिमेंट जो पार्टिसिपेट किया है केमिकल रिएक्शन में उसका सिंबल और उसके वैलेंसी पता होना चाहिए. In the earlier standards, we have seen how compounds are formed by chemical combination of elements. We have also learned that the driving force behind formation of a chemical bond is to attain an electronic configuration with a complete octet. The atoms attain a complete octet by giving, taking, sharing of the electrons with each other.
ये मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया। एटम्स रिएक्ट करते हैं उसका कंप्लीट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लिए वो कभी गिविंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गिव, टेक और शेयर करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द लेसन नाउ। Chemical reaction. Some of the scientists of the 18th and 19th century carried out fundamental experiments on chemical reactions. They proved from their experiments that during chemical reaction, composition of a matter changes and that change remains permanent. On the contrary, during physical change, only the state of matter changes and this change is often temporary in nature. तो यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने काफ़ी टाइम से एक्सपेरिमेंट कर करके 18-19 सेंचुरी पूरे तो कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ जानकारी पे पहुँच गया है या कुछ ऑब्जर्वेशन करके कुछ नतीजे पे पहुँचा। तो उनके हिसाब से या उन्होंने ये स्टडी करने पे ये पता चला कि केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन दो अलग अलग तरीके के रिएक्शंस होते हैं, जो आपने ऑलरेडी पहले के क्लासेस में पढ़ा है। जब केमिकल रिएक्शन होता है, सपोज सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, लेन देन वगैरह सब होने के बाद होता है। तो उस केमिकल रिएक्शन की वजह से बन गया सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट, नमक। तो ये नमक जब बनने पर ये जो कॉमन सॉल्ट है उसको ना उसके दोनों कंटेंट जो है उसका दो कंटेंट क्या क्या है, सोडियम और क्लोरीन, ना सोडियम का कोई क्वालिटी नमक को रहेगा ना क्लोरीन का कोई क्वालिटी नमक को रहेगा। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट बन गया, जो कंपाउंड बना वो कम्प्लीटली टोटली डिफरेंट रहेगा पूरे सभी प्रॉपर्टी में उसके कंपोनेंट से, यानी जिससे वो बने। फॉर एग्जाम्पल वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनता है। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज आप जानते हो, हाइड्रोजन खुद जलने वाला एक गैस है, बहुत ही वेटलेस गैस है। और ऑक्सीजन भी एक गैस है जो हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन जलने में हेल्प करते हैं, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जलता नहीं है, बराबर। ये सब प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और ये दोनों मिलकर कंपाउंड बना वाटर। और उस वाटर का प्रॉपर्टी ऐसा है कि खुद जलेगा नहीं, ना जलने को मदद करता है, उल्टा जलने वाले चीज़ों को बुझा देते हैं। और ना ये गैसेस फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म है और सॉलिड फॉर्म। हाँ, गैसेस फॉर्म बनता है जब वाटर वेपर बनाओगे तो टोटली इसका प्रॉपर्टी से उसके कंपोनेंट से अलग है। और ये जो है ये जो चेंजेस, इट इज़ नॉट टेम्पररी, इट इज़ परमानेंट चेंजेस। और इन केस ऑफ फिजिकल चेंज, उल्टा फिजिकल चेंज में सिर्फ उसके स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैस, गैस में से लिक्विड, या ऐसा कोई चेंजेस होता है। दैट मीन्स देयर इज़ नॉट अ परमानेंट चेंज। वहाँ पर दो चीज़ों का फिजिकल चेंज होने पे वहाँ पर परमानेंट चेंज होता नहीं है, टेम्पररी चेंज अक्सर होता है। नाउ देयर इज अ चार्ट गिवन, अ टेबल गिवन, and identify the physical and chemical changes. We are asked to identify physical और chemical changes. चलो चेक कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, आइस वाटर में चेंज होना, दैट इज अ फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, केमिकल चेंज है। एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग मीन्स पकना, फ्रूट का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड, मिल्क कर्ड में दही में चेंज होना, इट्स अ केमिकल चेंज। इवापोरेशन ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, केमिकल चेंज। साइज रिडक्शन ऑफ नाफ्ता बॉल्स, नाफ्ता बॉल जो कॉकरोच के लिए आप बॉल्स छोटे छोटे गोलियां डालते हैं कबोर्ड में वगैरह, वो नफ्ता बॉल से। तो नफ्ता बॉल का रिडक्शन, उसका साइज़ कम होते जाता है। एक्चुअली नफ्ता बॉल के जो रिडक्शन में नफ्ता बॉल सॉलिड स्टेट में से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। तो यहाँ का मैंने पूरा ऑलरेडी बताया, राइपनिंग ऑफ फ्रूट केमिकल चेंज, मिल्क कर्ड ये केमिकल चेंज है, इवापोरेशन ऑफ वाटर फिजिकल चेंज, और स्टमक में जो डाइजेशन होता है वो केमिकल चेंज। एंड स्टेनिंग ऑफ शाबदी और कड़प्पा टाइल बाय लेमन जूस, नींबू का रस अगर टाइल्स में गिरोगे तो जो चेंज होता है उसका कलर का, दैट इज अ केमिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास ऑब्जेक्ट ब्रेक होना,
ऑन फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। यहाँ हमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, अपैरेटस यानी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगेगा, क्या क्या चीज़ें हमें लगेगा। थर्मोमीटर, इवापोरेटिंग डिश, एक डिश चाहिए, इवापोरेटिंग डिश वो लैब में मिलता है, ट्राइपॉड स्टैंड, फनल, बंसन बर्नर एक्सेट्रा। इन इसमें का एक एक चीज़ का इमेज में दिखाती हूँ। ये जो है दिस इज़ द इवापोरेटिंग डिश, और ट्राइपॉड स्टैंड ये देखिए, ये है ट्राइपॉड स्टैंड जिसके ऊपर ये इवापोरेटिंग डिश रखे हैं, और ये जो है जिससे ज़रूरत के लिए आग निकालते हैं, दैट इज़ द बंसन बर्नर। हीट सप्लाई करने के लिए बंसन बर्नर यूज़ करते हैं। तो बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड और इवापोरेटिंग डिश, और यहाँ पर थर्मोमीटर डाले हुए हैं। थर्मोमीटर वैसे भी आप लोगों ने देखे ऑलरेडी कई बार। और एक बाकी एक चीज़ रह गया, दैट इज़ फनल। ये जो है एक फनल का इमेज है जो हमारा टेक्स्ट बुक इमेज में दिया हुआ नहीं था। ओके, ये एंड ओपन रहता है और ये एंड भी ओपन रहता है। नॉर्मली ऑयल वगैरह डालने के लिए एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने के लिए इस तरह फनल हम लोग यूज़ करते हैं, तो वैसा ग्लास का फनल लैब में रहता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स या ये अपैरेटस के साथ साथ कुछ केमिकल्स भी हमें ये एक्सपेरिमेंट में लगेगा। लाइमस्टोन पाउडर, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्रोमेट, जिंक डस्ट, डस्ट यानी पाउडर जिंक का, और सोडियम कार्बोनेट, फ्थैलिक एनहाइड्राइड वगैरह वगैरह कुछ केमिकल्स भी हमें लगेगा। और प्रोसीजर क्या क्या करना है हमें, कैरी आउट द एक्टिविटीज़ 1 to 5 एज गिवन बिलो, रीड एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर्स इन द एक्टिविटीज़ 2 to 4। तो ये एक्टिविटी करनी है और जैसे जैसा दिया हुआ है प्रोसीजर करना है, और उसके बाद हर एक का यानी 2 to 4 तक का टेम्परेचर मार्किंग करना है। एक एक एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर हमें दिया हुआ है। फर्स्ट वाला हमें क्या करनी है, टेक अ स्पूनफुल ऑफ लाइमस्टोन पाउडर इन एन इवापोरेटिंग डिश। थोड़ा सा एक स्पूनफुल लाइमस्टोन पाउडर को एक इवापोरेटिंग डिश में लेना है। हीट इट स्ट्रांगली ऑन अ हाई ब्लू फ्लेम, अच्छे आग में उसको स्ट्रांगली गर्म करना है। सेकेंड वन, ऐड जिंक डस्ट इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक का पाउडर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालना। एंड द थर्ड वन, ऐड पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4। देखो एक एक चीज़ का केमिकल फॉर्मूला आपको पढ़ना है। कॉपर सल्फेट का केमिकल नहीं फॉर्मूला है CuSO4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और पोटेशियम क्रोमेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला K2CrO4। एंड पोटेशियम क्रोमेट को किसके अंदर ऐड करना है, बेरियम सल्फेट BaSO4 सॉल्यूशन। ऐड सोडियम कार्बोनेट, द नेक्स्ट वन इज सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन को कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ऐड करना है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इन दोनों को ऐड करना है। लास्ट वन, टेक फ्थैलिक एनहाइड्राइड इन द इवापोरेटिंग डिश। इवापोरेटिंग डिश में फ्थैलिक एनहाइड्राइड को लेना है। नाउ क्लोज द एंड ऑफ द स्टेम ऑफ अ फनल विद अ कॉटन प्लग। कॉटन प्लग यानी कॉटन को गोल करके आपको फनल के निचला जो छोटा एंड है, आपको मैंने फनल दिखाया, उसका जो स्टिक जैसा पार्ट है उसके एंड में थोड़ा सा कॉटन प्लग लगाना है। कीप दिस फनल इन्वर्टेड ऑन द इवापोरेटिंग डिश। इवापोरेटिंग डिश के ऊपर इस फनल को इन्वर्टेड रखना है, इस तरह उल्टा लगाना है फनल को, किस पर, इवापोरेटिंग डिश के ऊपर। हीट द इवापोरेटिंग डिश ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड स्लोली ऑन अ लो फ्लेम। स्लोली ये बंसन बर्नर के मदद से इस इवापोरेटिंग डिश को हमें गर्म करना है। What did you observe in the funnel during heating? हीटिंग के टाइम पे आप क्या देखेंगे, क्या ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, व्हाट डिड यू फाइंड। सभी एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन यानी आपने क्या देखा वो आपको रिकॉर्ड करना है। चलो पहला वाला हमारा क्या था, पहले वाला हम लाइमस्टोन को इवापोरेटिंग डिश में लेकर हीट कर रहे थे। तो तभी क्या होगा यहाँ पर, जब लाइमस्टोन को इवापोरेटिंग डिश में रखकर हीट करेंगे तो व्हेन इवापोरेटिंग डिश कंटेनिंग लाइमस्टोन पाउडर इज हीटेड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड कैल्शियम ऑक्साइड आर फाउंड। कहाँ पर वो हीट होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिलेगा।
सेकेंड वन हमारा था जिंक का डस्ट को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ऐड करना। तो वहाँ पर कलरलेस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट बनेंगे। कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक सल्फेट में, और हीट निकल जाएगा, मतलब हीट प्रोड्यूस होगा वहाँ पर। और थर्ड वन था पोटेशियम क्रोमेट को बेरियम सल्फेट में ऐड करने पे क्या ऑब्जर्वेशन होगा। जब पोटेशियम क्रोमेट बेरियम सल्फेट में ऐड करोगे तो एक येलो प्रेसिपिटेट यानी टेस्ट ट्यूब के या जो अपैरेटस हमने यूज़ किया उसके नीचे थोड़ा पाउडर जैसा कुछ चीज़ बच जाते हैं। ओके, गैशियस होता तो वो इवापोरेट होकर ऊपर चला जाता है, और लिक्विड है तो भी आपको दिखाई देगा। सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में कुछ अगर टेस्ट ट्यूब में बचता है आफ्टर द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो आपको एक येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट मिलेगा जो बेरियम क्रोमेट होता है, BaCrO4। तो पोटेशियम क्रोमेट और बेरियम सल्फेट को रिएक्ट करने पर या हीट करने पर आपको, या ऐड करने पर, एक दूसरे से ऐड करने पर आपको बेरियम क्रोमेट नाम का एक प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन, ऐड सोडियम क्रोमेट सोल्यूशन टू द कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम क्रोमेट को कैल्शियम क्लोराइड में ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपको वहाँ पर एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कैल्शियम कार्बोनेट का है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने पर आपको क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मिला। सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट मिला और आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा। ओके, लास्ट वन वाज टेक phthalic anhydride in the evaporating dish, then what happens in that case, sublimation take place। उसका सब्लिमेशन होगा, जिस तरह नफ्थलीन बॉल जो कॉकरोच के लिए हम कबोर्ड में डालते हैं, वो नफ्थलीन बॉल जिस तरह इवापोरेट हो जाता है, धीरे धीरे कम होकर गायब हो जाता है, इसी तरह यहाँ पर phthalic anhydride क्या हो जाएगा, स्लोली वो गायब हो जाएगा, यानी रेड्यूस हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। सब्लिमेशन होकर ये ऊपर ऊपर इवापोरेट हो जाएगा। लेकिन हम ये जो इवापोरेटिंग डिश है उसके ऊपर हमने एक फनल रखे हैं, वो भी इन्वर्टेड, उल्टा, और उसके जो स्मॉल ओपनिंग है वहाँ पर कॉटन लगा हुआ है, ताकि ये जो इवापोरेट होकर गैस जाएगा वो फनल से बाहर निकल कर नहीं जाएगा। कुछ टाइम के बाद अगर हम देखोगे तो ये जो फनल का इनसाइड एरिया है वहाँ पर आपको ये जो phthalic anhydride का पार्टिकल है वो आपको दिखाई देगा। दैट मीन्स उधर जाके अटैच होने पर वो कंडेंस होकर, यानी ठंडा होकर वापस से सॉलिड स्टेट में बन गया। ओके, यहाँ जो टेबल दिया हुआ है इस टेबल को हमें फिल करना है एज पर द ऑब्जर्वेशन। हमारा प्रैक्टिस जो एक्सपेरिमेंट है उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमें ये कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट एक्टिविटी में क्या होगा, इफ़ देयर इज एनी कलर चेंज, नो कलर चेंज। ओके, और कौन सा गैस इवोपरेट होता है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो एक्सप्लेन करने के टाइम पे आपको बताई मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। टेम्परेचर चेंज, नो। एंड नेचर ऑफ चेंज, कौन सा चेंज हुआ यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ। और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था हमारा, सेकेंड वन वाज जिंक पाउडर इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। देन क्या होगा, जो ब्लू कलर है वो कलरलेस बन जाएगा, ब्लू कलर कलरलेस बन जाएगा। दैट वी हैव टू राइट हियर, देयर इज नो प्लेस फॉर मी टू राइट देयर। एंड गैस, नो गैस इज रिलीज्ड, उधर कोई गैस रिलीज नहीं होता। टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ता है। और ये रिएक्शन भी केमिकल रिएक्शन है। ओके, और थर्ड वन है पोटेशियम क्रोमेट को बेरियम सल्फेट के, दोनों के एक दूसरे के सोल्यूशन एक साथ मिक्स करना। पोटेशियम क्रोमेट का सोल्यूशन को बेरियम सल्फेट सोल्यूशन में मिक्स करना। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक येलो प्रेसिपिटेट, ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी, येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। गैस को इवॉल्व नहीं होता है और टेम्परेचर यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है, और दिस ऑल्सो इज अ केमिकल रिएक्शन। और फोर्थ वन हमने किया, सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन में कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन को ऐड करने पर हमें एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है,
वाइट कलर और नो गैस रिलीज, गैस कोई रिलीज नहीं होता यहाँ, और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, और ये भी केमिकल चेंज है. ओके, नाउ द लास्ट वन इज फ्थैलिक अनहाइड्राइड को इवापोरेटिंग डिश में सिर्फ रखना है. तो यहाँ पर कलर चेंज कुछ नहीं होता, वैसे की वैसे ही है, और कोई गैस इवापोरेट होता नहीं, मतलब अलग सा कोई गैस बनता नहीं है. सेम मटेरियल क्या हो जाता है, इवापोरेट होकर गैसियस स्टेट में जाता है सिर्फ, और यहाँ पर टेम्परेचर रिड्यूस या इंक्रीज कुछ नहीं होता. और यहाँ जो चेंज है दैट इज फिजिकल चेंज. ये जो लास्ट वाला फिफ्थ वाला है, ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज. A physical change takes place due to the change in the parameters such as temperature, pressure. तो केमिकल चेंज फिजिकल चेंज होता है किस वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, प्रेशर चेंज होने की वजह से. तो वहाँ पर कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, नॉर्मली स्टेट चेंज हो जाता है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है, सब्सटेंस नया सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होता. ऑफन फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल. जो फिजिकल चेंज हुआ है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं. जस्ट लाइक वाटर को ठंडा करने पे या टेम्परेचर कम करने पर आइस बन गया, उस आइस को हम अगेन रिवर्स कर सकता है वाटर में. तो ये जो फिजिकल चेंज ज़्यादातर रिवर्सिबल होता है. द कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स द सेम इन अ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज में कंपोजिशन मैटर का वैसे की वैसा रहता है. दैट मीन्स द मैटर डज नॉट चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस. For example, ice is transformed into water on heating and water is transformed into ice on cooling. On the contrary, if the composition of matter changes during the process, then it's called a chemical change. तो chemical change मतलब क्या होता है, जो substance chemical reaction किया वो substance completely change हो जाता है and a completely new compound or new matter is received. When we call a particular process or phenomenon as a chemical change, some chemical reactions are taking place in the concerned matter. अगर कोई एक रिएक्शन को या एक चेंज को केमिकल चेंज बोलना है तो there must be some chemical reaction. वहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन होना चाहिए. A chemical reaction is a process in which some substances undergo bond breaking and are transformed into new substances by formation of new bonds. अभी हमने काफ़ी केमिकल्स अलग अलग सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट करके देखे. जैसे पोटेशियम क्रोमेट को बेरियम सल्फेट के साथ. ऑलरेडी पोटेशियम क्रोमेट पोटेशियम का, क्रोमियम का और ऑक्सीजन का रिएक्शन की वजह से बना हुआ एक कंपाउंड है ऑलरेडी. पोटेशियम क्रोमेट, उसका फॉर्मूला आपने देखा, उसका फॉर्मूला क्या है, K2Cr O4. तो इट इज़ एन ऑलरेडी अ कंपाउंड. केमिकल रिएक्शन बन चुका है ऑलरेडी इसके अंदर. दैट इज पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन, इन तीनों का रिएक्शन होकर, केमिकल रिएक्शन होकर एक कंपाउंड बना हुआ है, दैट इज पोटेशियम क्रोमेट. तो इसके अंदर जब रिएक्शन होता है तो एक बॉन्ड मीन्स एक फोर्स की वजह से, आपस में का अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में एक बाइंडिंग, एक क्या बोलते हैं, एक बंधन हो गया हुआ है, एक बॉन्ड बन गया हुआ है. तो दूसरा ये चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ रिएक्शन करा रहा है, दैट इज बेरियम सल्फेट, BaSO4. तो ये जो बेरियम सल्फेट खुद भी एक कंपाउंड है जिसमें बेरियम का, सल्फर का और ऑक्सीजन का एटम्स रिएक्ट किया हुआ है. तो ये इसके बीच में ऑलरेडी एक बॉन्डिंग है, इसके बीच में भी बॉन्डिंग है. तो जब ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इसके अंदर ऑलरेडी बने हुए बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं और अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड. एक नया बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है. तो जब एलिमेंट मतलब सिंबल एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ, वाटर बना, यहाँ पर दो एलिमेंट का रिएक्शन है तो वहाँ पर न्यू बॉन्ड बनकर एक नया कंपाउंड बनता है. और यहाँ पर ऑलरेडी कंपाउंड और कंपाउंड के बीच में रिएक्शन है तो ऑलरेडी बने हुए बॉन्ड को ब्रेक करके न्यू बॉन्ड बनता है. तो दैट इज़ ऑल अबाउट अ केमिकल रिएक्शन. तो इस तरह केमिकल रिएक्शन बनता है. द सब्सटेंसेस taking part in the chemical reaction are called reactants, whereas the substances formed as a result of a chemical reaction by formation of new bonds are called product. सिंपली बताया जाएगा तो जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जो शामिल होते हैं, वो सभी सब्सटेंसेस को
रिएक्टेंट कहते हैं, और उस रिएक्शन की वजह से जो प्रोडक्ट हमें मिला, जो रिजल्ट में हमें क्या मिला, दैट इज़ द प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन, सोडियम Na और क्लोरीन Cl, ये दोनों रिएक्ट हुआ, दीस आर द रिएक्टेंट्स, और इनके रिएक्शन की वजह से हमें मिला सोडियम क्लोराइड. तो ये बन गया एक कंपाउंड. दिस इज़ द प्रोडक्ट. हियर बैलेंसिंग वगैरह फिलहाल नहीं कर रही हूँ मैं, जस्ट सिंबल लिखा है. सोडियम और क्लोरीन दो रिएक्टेंट रिएक्ट होकर सोडियम क्लोराइड नाम का प्रोडक्ट मिला. सो दिस रिएक्टेंट्स, ये दोनों, और ये प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय कंबशन ऑफ कोल इन एयर. कोल यानी कोयला, आफ्टर इट इज कार्बन ओनली, वो एयर में कंबशन हुआ यानी एयर में रिएक्शन होकर यानी एयर में जल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है. ये केमिकल रिएक्शन में कोल और एयर दोनों एक साथ रिएक्ट होने पर, यानी एयर मतलब ऑक्सीजन, रिएक्ट होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है. सो इन दिस प्रोसेस, ये पूरे रिएक्शन में कोल दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन विच इज़ इन द एयर, ये दोनों रिएक्ट होता है, तो उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं. और उनके रिएक्शन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द प्रोडक्ट. A chemical reaction is represented by writing a chemical equation. केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट केमिकल इक्वेशंस, बट यहाँ से जो आगे का पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती मैं. सो नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन किस तरह लिखना है और उसको बैलेंसिंग कैसे करना है वो देखने वाले हैं.